ask him to give any instance where I have tried to interfere. बड़ी खबर जो इस वक्त की आ रही है वो आपको बता देते हैं। तमिलनाडु से The Tamil Nadu Governor R.N. Ravi has written to Chief Minister M.K. Stalin claiming he cannot swear in K. Ponamudi as the cabinet minister. जनता द्वारा चुना गया एक मुख्यमंत्री एक एमएलए को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन नहीं बना पा रहा और उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस राज्य के गवर्नर ने एमएलए को मंत्री बनाने से इनकार कर दिया। ये सब कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में। और ये कोई पहला किस्सा नहीं है जब तमिलनाडु में मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ हो। और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, दूसरे कई राज्यों में सरकार और गवर्नर के बीच तनातनी देखने को मिली है। सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या गवर्नर ऐसा कर सकते हैं? क्या वो सरकार के किसी फैसले को रोक सकते हैं? आज आसान भाषा में आपको जवाब देंगे ऐसे ही सवालों के। जानेंगे संविधान ने गवर्नर को कौन सी शक्तियां दी हैं, गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होता है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति गवर्नर बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। फेडरलिज्म एक सोच जो अमेरिका से उठी, कई लोकतांत्रिक देशों ने इसे अपनाने की कोशिश की। क्या होता है ये? एक ऐसी व्यवस्था जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ताकत का बंटवारा हो और दोनों एक दूसरे के काम में दखल ना दें। कट टू साल 1949, दिल्ली। इस मुद्दे पर संविधान सभा में विचार विमर्श चल रहा था। भारत में इसे कैसे जोड़ना है, इसी पर बात आई गवर्नर के पद की। गवर्नर का पद देश में आज़ादी से पहले भी था। तब वॉइस रॉय अपनी प्रशासनिक सहूलियत के अनुसार अलग अलग प्रांतों में गवर्नर नियुक्त करते थे, लेकिन अब भारत लोकतंत्र बनने वाला था। इस लोकतंत्र में गवर्नर की जगह होगी या नहीं, और अगर होगी तो गवर्नर के पास कौन सी ताकतें होनी चाहिए, इस पर बात हो रही थी। अंततः संविधान ने गवर्नर को राज्य का संवैधानिक हेड बनाया। माने जैसे देश में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक हेड होते हैं, वैसे राज्यों के लेवल पर ये पद गवर्नर को मिला। आज़ादी के बाद इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि अगर कोई भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो केंद्र उसके ऊपर एक अंकुश लगा सके। इसलिए किसी राज्य सरकार के बर्खास्त होने में गवर्नर की एक बड़ी भूमिका होती है। यहाँ उठते हैं दो सवाल, किसे गवर्नर बनाया जा सकता है और गवर्नर पद के लिए चुनाव क्यों नहीं होता। संविधान ने आर्टिकल 157 में गवर्नर बनने के लिए दो क्वालिफिकेशंस बताई हैं। पहली, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी, व्यक्ति की उम्र 35 साल के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन शुरू से ही गवर्नर की नियुक्ति में दो रीतियां भी चलती आ रही हैं। ये रीतियां संविधान में या किसी कानून में नहीं लिखी हुई हैं। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि राज्य में सिस्टम सही तरीके से चले। पहली, अगर किसी राज्य के लिए गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है तो एक बात का ध्यान रखा जाता है, ये व्यक्ति उस राज्य के बाहर का निवासी हो, जिससे उसके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पर गुंजाइश कम हो जाए। दूसरी बात, राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं। ये कन्वेंशन है, यानी परंपरा। लेकिन ऐसा भी कई बार हुआ है जब ये रीतियां फॉलो नहीं की गई हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यों के गवर्नर को नियुक्त करते हैं, लेकिन अभी हमने आपको बताया जैसे देश के संवैधानिक हेड राष्ट्रपति, वैसे राज्य के संवैधानिक हेड गवर्नर है। जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो फिर गवर्नर का चुनाव क्यों नहीं होता? इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी चर्चा हुई। इसके पीछे एक बड़ा कारण था, उसे समझ लेते हैं। चुनाव दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चुनाव जैसे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव, जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इनडायरेक्ट चुनाव वो होता है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, जैसे राष्ट्रपति या राज्यसभा का चुनाव। संविधान की बहस के दौरान तय हुआ कि गवर्नर पद के लिए इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों ही तरीकों से चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गवर्नर जनता द्वारा सीधे चुने जाएंगे तब मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है और पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली में ये तरीका संभव भी नहीं है। रही बात इनडायरेक्ट चुनाव की, तो ये स्वाभाविक है। अगर गवर्नर को इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाएगा तो उस राज्य के चुने हुए लोग ही वोट डालेंगे। ऐसे में राज्य में जिस पार्टी के पास बहुमत होगा उसकी मर्जी का व्यक्ति गवर्नर बनेगा। ऐसी सिचुएशन में गवर्नर के ऊपर केंद्र का कंट्रोल कम हो जाएगा। इन कारणों के चलते संविधान सभा ने निर्णय लिया कि गवर्नर का चुनाव नहीं होगा। इसके साथ ही गवर्नर को एक फिक्स टेन्योर या कार्यकाल भी नहीं दिया गया। जैसे सरकार, राष्ट्रपति आदि का 5 साल का एक फिक्स टेन्योर भारत में होता है, उसके पहले भी वो सरकार गिर सकती है या राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल केसेस में ही होता है। वैसे ही गवर्नर को भी मैक्सिमम 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सुझाव पर कभी भी गवर्नर बदले जा सकते हैं। अब समझते हैं सबसे जरूरी हिस्सा, जिसकी वजह से आज हम गवर्नर पद के बारे में बात कर रहे हैं।
सरल शब्दों में कहें तो जो शक्ति केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति के पास होती है वही राज्य के लेवल पर राज्यपाल के पास होती है। संसद से पास हुए बिल पर जब तक राष्ट्रपति मुहर नहीं लगाते तब तक वो बिल कानून नहीं बनता है। वैसे ही विधानसभा से पास हुए बिल पर जब तक गवर्नर मुहर न लगाएं तब तक वो बिल कानून नहीं बनता। शक्ति के अलावा राज्यपाल के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। संविधान का आर्टिकल 163 ये कहता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, यानी मंत्रिमंडल जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे। ये मंत्रिमंडल गवर्नर को अलग अलग मुद्दों पर सलाह देगा। इस सलाह के हिसाब से राज्य में काम होगा। इसमें एक अपवाद है, गवर्नर चाहे तो मंत्रिमंडल की सलाह ना माने और अपने विवेक से भी काम कर सकते हैं। अभी तक आपने संविधान के कुछ रोचक पहलुओं के बारे में जाना, लेकिन संविधान सभा की डिबेट्स के कई रोचक किस्से भी हैं, उन्हें बताना यहाँ संभव नहीं है। तो एक ऑडियो बुक का नाम आपको बताते हैं, भारतीय संविधान की अनकही कहानी कहाँ मिलेगी। ये ऑडियो बुक कुकू FM ऐप पर, कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलती हैं। कुकू FM पर 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जिनमें आप भी जुड़ सकते हैं और इसके लिए कुकू FM आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 70% की छूट। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा LT70 कोड। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप समझे कि संविधान के हिसाब से राज्यपाल अपने विवेक से काम कर सकते हैं, इसलिए सवाल उठता है क्या राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य नहीं है? राज्यपाल क्या कर सकते हैं इसे समझने के लिए हमें राष्ट्रपति की शक्ति से तुलना करनी होगी। भारतीय संविधान जब बना था तब केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो सलाह देता था वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं थे। फिर संविधान में 42वां संशोधन हुआ जिसके तहत मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य हो गई। हालांकि गवर्नर के साथ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी संविधान के तहत गवर्नर मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात ये कि गवर्नर किन मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका उल्लेख भी संविधान में नहीं है। राज्यपाल अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं, लेकिन इस फैसले के दायरे में क्या कुछ आता है संविधान में इसका उल्लेख जरूर है। इसमें मुख्यतः दो चीजें हैं। गवर्नर किसी भी बिल को खुद रखने की बजाय उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति उस पर विचार करते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो मुहर लगाएं या बिल को रिजेक्ट कर दें। दूसरी बड़ी ताकत है राष्ट्रपति शासन लगवाने की ताकत। गवर्नर चाहे तो राष्ट्रपति को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवाने की सलाह भी दे सकते हैं, यानी एक तरीके से राज्य सरकार का जीवन गवर्नर के हाथ में होता है। गवर्नर के पास एक और ताकत है जिसकी जरूरत यूँ तो कम पड़ती है, लेकिन एक शक्ति होती है, वो गवर्नर के पास ही होती है। ये शक्ति है मुख्यमंत्री का चयन। आमतौर पर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कभी कभी पेच फंस जाता है जब किसी को बहुमत नहीं मिलता। तब ये फैसला गवर्नर के हाथ में होता है कि वो किसको सरकार बनाने का मौका देंगे या फिर बहुमत ना होने पर विधानसभा डिसॉल्व कर देंगे। इसके अलावा गवर्नर के पास एक और शक्ति भी है, वो विधानसभा से पास हुए बिल को नकार सकते हैं, उसे पास ही रख सकते हैं। आपने देखा कि संविधान के तहत राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। इसी के चलते इतिहास में कई बार मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच तनाव की स्थिति भी पैदा हुई और कई मामले ऐसे भी देखे गए जब गवर्नर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र में बैठी सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए किया। कैसे, इसे भी समझते हैं। पहला केस है SR बोम्मई केस। साल था 1989। SR बोम्मई उस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। प्रदेश में जनता दल की सरकार थी। कुछ ऐसे हालात बने कि अप्रैल 1989 में कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वजह क्या थी? सरकार को इस बात पर बर्खास्त किया गया कि उनके पास सदन में बहुमत नहीं था। SR बोम्मई ने तत्कालीन गवर्नर को संकल्प पत्र सौंपा जिसके अनुसार उनके पास सदन में बहुमत हासिल करने के लिए पर्याप्त विधायक थे, लेकिन गवर्नर ने उन्हें सदन में बहुमत सिद्ध करने का मौका नहीं दिया, बल्कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये इकलौता मौका नहीं है। 1966 से लेकर 1977 तक केंद्र में बैठी इंदिरा गांधी सरकार ने अलग अलग राज्यों में कुल 39 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। विपक्षी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का एक साफ पैटर्न लंबे समय तक भारतीय राजनीति में नजर आया। इस रीति में बदलाव आया साल 1994 में। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगाने के मामलों में बहुत कमी आई। क्या था इस फैसले में? सुप्रीम कोर्ट का कहना था राष्ट्रपति शासन सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब ये संसद के दोनों सदनों से पारित हो। जब तक ये प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित नहीं होता तब तक विधानसभा को बर्खास्त नहीं, सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा। अगर 2 महीने के भीतर ये प्रस्ताव संसद से पारित नहीं हुआ तो राज्य सरकार का सस्पेंशन हटा दिया जाएगा। ये तो हुआ एक किस्सा। अब अगले का नंबर। साल 2019 महाराष्ट्र में चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। विधानसभा में किसी के पास बहुमत नहीं था।
शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन सुबह 5:30 बजे तत्कालीन गवर्नर ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद और अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम की शपथ दिलवा दी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। उनका कहना था बहुमत उनके पास है। बाद में कोर्ट का फैसला आया जिसमें जल्द से जल्द फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत सिद्ध करने की बात हुई, लेकिन बहुमत सिद्ध करने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मुद्दे की। विपक्षी पार्टियों की जिन राज्यों में सरकार है वहाँ एक चीज बार बार हमें देखने को मिल रही है। उन राज्यों के गवर्नर कई बिलों पर मुहर नहीं लगा रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों से खबरें आती रहती हैं। केरला के गवर्नर ने पिछले साल 7 बिल राष्ट्रपति को रेफर कर दिए हैं। तमिलनाडु में भी कुछ बिल गवर्नर के पास मुहर लगाने का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब में भी राज्य सरकार को इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए पंजाब की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर केस 2023। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ सख्त टिप्पणियां की और इस केस के ऐतिहासिक फैसले ने इस डिस्प्यूट को बहुत हद तक सॉल्व कर दिया। इसमें मोटा माटी बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर आदेश दिया, गवर्नर की शक्तियां चुनी हुई सरकार से ऊपर नहीं है। या तो गवर्नर बिल पर मुहर लगाएं या फिर विधानसभा वापस भेज दें। यूं बिल्कुल लंबे समय तक रोकना जायज नहीं है। पोनमुडी तमिलनाडु सरकार में दिसंबर 2023 तक उच्च शिक्षा मंत्री थे। पहले भी अपनी एक टिप्पणी जिसमें उन्होंने पानी पूरी बेचने वालों का मजाक उड़ाया था, उसकी वजह से वो चर्चा में रहे। पोनमुडी पर एक केस चल रहा था आय से अधिक संपत्ति का। ईडी ने उनके ठिकानों पर छापा मारकर 41.9 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी। दिसंबर 2023 में मद्रास हाईकोर्ट ने उनके मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया और निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें बरी किया गया था। हाईकोर्ट ने पोनमुडी को 4 साल की सजा सुनाई। अब चूंकि सजा 2 साल से अधिक थी, इसलिए पोनमुडी की विधायकी भी चली गई। फिर 11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पोनमुडी की 4 साल की सजा पर रोक लगा दी, यानी पोनमुडी अब वापस से विधायक होने वाले थे। 13 मार्च को पोनमुडी की सदस्यता बहाल कर दी गई, चूंकि पोनमुडी पहले मंत्री रहे थे। लिहाजा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उन्हें वापस कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन यहीं पर एक पेच फंस गया। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ये कहकर इस बात के लिए उन्होंने मना कर दिया कि पोनमुडी की सजा बस निलंबित की गई है, रद्द नहीं। इसलिए वो पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ नहीं दिला सकते। इस मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस पूरी बहस में हमें जो एक बात समझ में आती है कि संविधान ने राज्यपाल को पर्याप्त शक्तियां दी हैं। इसी कारण राज्यपाल कई बार अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। इसी के चलते विवाद पैदा होता है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है, चुनी हुई सरकार के पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए। किसे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना है, कौन सा बिल पास कराना है, इसकी ताकत और जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बार बार इस बात को दोहराया जाता है, फिर भी राजनीति अपना काम करती है। इसलिए जैसा तमिलनाडु में हो रहा है, ऐसे मामले बार बार देखने को मिलते हैं। बहरहाल इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अंत में एक और बार आपको याद दिला दें, कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते समय LT70 कूपन कोड ज़रूर डालें। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर मिल जाएगी। इस एपिसोड को आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी लंडन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।